ठीक है, अगर हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां जीवन साथी कोई जीता जागता इंसान नहीं है बल्कि एक मशीन है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। बिल्कुल। एक ऐसी एआई जिसे बिल्कुल इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो हर जरूरत को समझे, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन असल में मतलब वो कुछ भी महसूस करने में पूरी तरह असमर्थ हो। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है। ना? लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं उसके अनुसार मानव समाज बहुत तेजी से इसी यथार्थ की ओर दौड़ रहा है। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए आज हम डॉक्टर हरनेक सिंह द्वारा लिखे गए एक बेहद जटिल और विचारोत्तेजक लेख की गहराई में उतरेंगे। इस लेख का नाम है द सीक्रेट फाउंडेशन, प्रिजर्विंग मैरिज एंड द फैमिली होम, यानी पवित्र नींव, विवाह और परिवार को बचाना। बिल्कुल। और ये लेख सिर्फ समाज शास्त्र तक सीमित नहीं है। ये असल में जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भविष्य की तकनीक के धागों को एक साथ बुनकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या विवाह और परिवार की संस्था सच में ढह रही है? एग्जैक्टली। और देखिए, इससे पहले कि इस गहन चर्चा के पन्ने खोले जाएं, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज के इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। हमारा एकमात्र लक्ष्य मूल स्रोत में प्रस्तुत किए गए विचारों, अध्ययनों और आंकड़ों को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखना है, ताकि उनके पीछे के विज्ञान और समाज शास्त्र को समझा जा सके। तो शुरुआत कहाँ से होती है इस लेख की? डॉक्टर सिंह के लेख की शुरुआत इस बुनियादी विचार से होती है कि विवाह केवल दो लोगों के बीच का कोई निजी समझौता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसे मानव समाज की आधारशिला माना गया है। आधारशिला मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो विवाह ने केवल भावनाओं को ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को संभाले रखा है। सामाजिक स्थिरता हो, बच्चों का लालन पालन हो या फिर आर्थिक उत्तरजीविता, ये सब इसी ढांचे पर टिके थे। अच्छा। लेख में एक बहुत ही सटीक तुलना की गई है। इसके अनुसार परिवार के बिना समाज वैसा ही है जैसे बिना मिट्टी के पेड़। बिना मिट्टी के पेड़, वाकई ये बहुत गहरी बात है। उस विचार को अगर आज की तकनीकी भाषा में समझा जाए तो मैं कहूंगी कि विवाह को सदियों से मानव समाज को चलाने वाले एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इंसान हजारों सालों से इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। अब अगर ये मुख्य सिस्टम ही क्रैश हो जाए तो उस पे चलने वाली हर चीज, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, मानसिक स्वास्थ्य हो या बच्चों का विकास हो, वो तो पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। एकदम सही बात है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इतने लंबे समय तक टिके रहने के पीछे का विज्ञान समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतिहास में हर संस्कृति और लगभग हर धर्म ग्रंथ ने विवाह को पवित्र क्यों माना? शायद इसलिए कि समाज को एक नियम में बांध कर रखा जा सके। वो तो है, लेकिन ये केवल कुछ नियम थोपने की बात नहीं थी। ये समाज के अस्तित्व को बचाए रखने की एक अत्यंत व्यवहारिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी? कैसे? देखिए, जब जीवन बहुत कठिन था तब आध्यात्मिक विकास और एक सुप्रीम पावर से जुड़ने का विचार इस व्यवस्था को एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक बल देता था, ताकि लोग अकाल या युद्ध जैसे कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। तो मतलब आस्था और विवाह मिलकर समाज को एक मजबूत गोंद की तरह जोड़े रखते थे। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही शानदार था और इसने हजारों सालों तक सभ्यता को बचाए रखा, तो अब अचानक ये खतरे में क्यों है? ये नींव दरख क्यों रही है? यही तो इस लेख का सबसे अहम हिस्सा है। स्रोत में इसके जो कारण बताए गए हैं वे दिखाते हैं कि कैसे आधुनिक समाज के मूल्य पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसका पहला बड़ा कारण है व्यक्तिवाद का हावी होना। व्यक्तिवाद यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना? हाँ, इस दार्शनिक और सामाजिक बदलाव को समझने के लिए स्रोत एक शोधकर्ता ए थॉर्नटन के 2005 के अध्ययन का हवाला देता है। थॉर्नटन का शोध ये स्पष्ट करता है कि कैसे समाज सामूहिक भलाई की सोच से हटकर पूरी तरह से व्यक्तिगत खुशी की ओर मुड़ गया है। पहले लोग सोचते थे कि परिवार के लिए क्या सही है और अब सोचते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। एग्जैक्टली। अब मुख्य विचार ये हो गया है कि मेरी अपनी खुशी किस चीज में है। और इस व्यक्तिगत खुशी की तलाश के साथ साथ कुछ बहुत ही कठोर आर्थिक सच्चाइयां भी जुड़ गई हैं।
जैसे OECD का 2023 का डेटा देखें तो आज के समय में अत्यधिक महंगाई, नौकरियों की अस्थिरता और करियर की दौड़ ने विवाह को एक बहुत ही महंगा और मुश्किल फैसला बना दिया है। बिल्कुल। आर्थिक दबाव इंसान को लंबी अवधि के वादों से डराने लगा है और इसी आर्थिक बदलाव के बीच एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भरकर आता है। वो क्या है? वो है महिलाओं का सशक्तिकरण। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए डॉक्टर सिंह का लेख बताता है कि कैसे शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं के लिए विवाह को एक विकल्प बना दिया है, न कि कोई सामाजिक या आर्थिक मजबूरी। यानी जब कोई आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तो वो केवल सुरक्षा के लिए किसी रिश्ते में बंधने को मजबूर नहीं होता। सही कहा। पर यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगी। क्या महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना या अपनी व्यक्तिगत खुशी को प्राथमिकता देना पूरी तरह से गलत है? नहीं। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ मानव समाज के विकसित होने का एक नया चरण नहीं है जो उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा असुविधाजनक लग रहा है क्योंकि अब सत्ता का संतुलन बदल रहा है? ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। और देखिए, स्रोत महिलाओं के सशक्तिकरण या व्यक्तिगत खुशी को गलत नहीं ठहरा रहा है। इसके बजाय ये इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि इन बदलावों के अनपेक्षित परिणाम या कहें साइड इफेक्ट्स क्या हुए हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट्स जैसे कि? इसे समझने के लिए लेख समाजशास्त्री जिगमुंड बॉमन की 2003 की मशहूर किताब लिक्विड लव का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत पेश करता है। बॉमन समझाते हैं कि कैसे विवाह अब एक पवित्र बंधन से महज एक कानूनी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट, समझ रही हूँ। और इससे भी बड़ी बात, प्यार में अब उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म आ गया है। प्यार में उपभोक्तावाद, ये विचार तो सुनने में ही बहुत अजीब और डरावना लगता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इंसान अब अपने साथी को एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक कमोडिटी या प्रोडक्ट की तरह देखने लगा है। बिल्कुल, यही इस सिद्धांत का मूल है। उपभोक्तावादी मानसिकता हमें क्या सिखाती है? यही ना कि अगर कोई उत्पाद, चाहे वो फोन हो या कार, पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे रहा है तो उसे फेंक दो और नया ले आओ। बाप रे! और यही सोच अब रिश्तों में आ गई है। हाँ। बॉमन के अनुसार यही मानसिकता मानवीय रिश्तों में आ गई है। जब रिश्ते महज व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति का साधन बन जाते हैं तो वो गहरा समुदाय वाला भाव खत्म हो जाता है और इंसान एक भयानक अकेलेपन की ओर धकेल दिया जाता है। बिल्कुल। और यहीं से विवाह और परिवार की वो ऐतिहासिक नींव कमजोर होनी शुरू होती है। और मुझे लगता है कि इस उपभोक्तावादी मानसिकता को सबसे ज्यादा हवा दे रही है आज की तकनीक। हम मानते हैं कि तकनीक हमेशा इंसान की सुविधा के लिए बनाई जाती है, लेकिन लेख के अनुसार अब ये सुविधा मानवीय रिश्तों को ही आउटसोर्स कर रही है। आउटसोर्स कर रही है, बिल्कुल सही शब्द चुना आपने। लेख एमजे रोसेनफेल्ड के 2019 के एक अध्ययन का जिक्र करता है जो बताता है कि कैसे टिंडर और बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स ने रिश्तों के मनोविज्ञान को ही बदल दिया है। हाँ, हर स्वाइप पर एक नया विकल्प। एग्जैक्टली। इन ऐप्स के काम करने का तरीका इंसान के दिमाग को हैक करने वाला है। ये ऐप्स कैजुअल या बिना किसी कमिटमेंट वाले रिश्तों को सामान्य बनाते हैं। हर स्वाइप के साथ दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होता है जो तुरंत खुशी का एहसास तो देता है लेकिन कोई गहरा जुड़ाव नहीं लाता। सही कहा। ये एक तरह का भ्रम पैदा करता है कि हमेशा कोई ना कोई बेहतर विकल्प मौजूद है। इससे किसी एक इंसान के साथ टिके रहना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ स्मार्टफोन ऐप्स तक नहीं रुकती है। विज्ञान तो इंसान की जैविक निर्भरता को ही खत्म करने पर तुला है। 2020 में जे कैवलियरे के शोध का हवाला देते हुए स्रोत आईवीएफ, सरोगेसी और यहाँ तक कि कृत्रिम गर्भाशय यानी आर्टिफिशियल वूम जैसी तकनीकों पर प्रकाश डालता है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर बच्चे पैदा करने के लिए प्राकृतिक गर्भाधान या किसी साथी की आवश्यकता ही न रहे तो परिवार का जैविक आधार ही खत्म हो जाता है ना? बिल्कुल। और इसके साथ जो एआई का उदय हो रहा है वो इसे एक नए स्तर पर ले जाता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जापान का गेटबॉक्स एआई इसका एक बहुत ही सजीव उदाहरण है। वो बाजार में होलोग्राम वाले वर्चुअल पार्टनर बेच रहे हैं। वर्चुअल पार्टनर यानी एक मशीन के साथ रिश्ता? हाँ, ये तकनीक इंसान के दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को तो चकमा दे देती है, लेकिन वो आध्यात्मिक या भावनात्मक संघर्ष नहीं देती जो एक असली रिश्ते को गहरा बनाता है। बिना संघर्ष के कैसा रिश्ता? वही तो। इतिहासकार युवाल नोआ हरारी की 2016 की किताब होमो ड्यूस का हवाला देते हुए लेख
भविष्यवाणी करता है कि यदि ये तकनीकी प्रतिस्थापन जारी रहा तो अगले 200 से 300 वर्षों में पारंपरिक विवाह दुर्लभ हो सकते हैं। ये तो सच में चिंताजनक है और हम देख भी रहे हैं जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई हिस्सों में जन्म दर पहले ही खतरनाक स्तर तक गिर चुकी है। इंसान मानवीय रिश्तों को मशीनों और लैब्स को आउटसोर्स कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस अंधी दौड़ का एक बहुत ही स्याह पहलू है जो सीधे मानव शरीर और मनोविज्ञान पर वार कर रहा है। स्रोत का वो हिस्सा जहां चिकित्सा विज्ञान के तथ्यों पर बात की गई है वो सच में आंखें खोलने वाला है। हाँ, वो हिस्सा बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर सिंह का लेख एस ब्रोडी के 2010 के एक विस्तृत शोध को सामने रखता है। ये शोध बताता है कि जब इंसान बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के केवल शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका शरीर और दिमाग एक अजीब से भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम? कैसा भ्रम? देखिए, जैविक रूप से अंतरंगता के दौरान शरीर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे हम बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। एग्जैक्टली। ये हार्मोन दिमाग से कहता है कि हम जुड़ रहे हैं। लेकिन जब सामने वाले इंसान से कोई वास्तविक भावनात्मक लगाव नहीं होता तो दिमाग में एक विरोधाभास पैदा होता है। यानी शरीर जुड़ना चाह रहा है पर मन नहीं। हाँ, और यही विरोधाभास उस खालीपन, गहरी चिंता और अस्वीकृति के डर को जन्म देता है। और बात सिर्फ मनोविज्ञान की नहीं है, इसका सीधा असर शरीर की कार्यप्रणाली पर भी तो पड़ता है। मैंने पढ़ा था कि ऐसे कैजुअल रिश्तों की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गंभीर हार्मोनल असंतुलन और कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही हैं। शरीर और दिमाग का ये संबंध इतना गहरा है कि जब भावनाएं टूटती हैं तो शरीर भी अंदर से बीमार होने लगता है। सही बात है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उपभोक्तावाद की ये दौड़ परफॉर्मेंस का एक ऐसा कृत्रिम दबाव पैदा कर रही है जो सच में जानलेवा है। परफॉर्मेंस का दबाव? हाँ, हर चीज को एक प्रोडक्ट मान लेने की वजह से शारीरिक अंतरंगता को भी एक परफॉर्मेंस मान लिया गया है। इस अवास्तविक प्रदर्शन के लिए नशों का भारी दुरुपयोग हो रहा है। लोग अफीम, कोकीन, शराब और कई तरह के केमिकल स्टैमिना बूस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हे भगवान! यहीं पर स्रोत कुछ बहुत ही चौंकाने वाले मेडिकल तथ्य सामने रखता है। 2005 की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्टडी और WHO के 2021 के डेटा के अनुसार प्राकृतिक शारीरिक संबंध का जो औसत समय होता है वो मात्र 5.4 मिनट के आसपास है। हाँ, और चिकित्सा विज्ञान में 3 से 13 मिनट के दायरे को पूरी तरह से प्राकृतिक और सामान्य माना जाता है। लेकिन क्योंकि दिमाग पोर्नोग्राफी और इन कृत्रिम धारणाओं से प्रभावित हो चुका है, इंसान इस प्राकृतिक समय सीमा को जबरदस्ती दवाओं या नशों के जरिए घंटों तक खींचने की कोशिश करता है। और इसके पीछे की शारीरिक प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। जब शरीर प्राकृतिक रूप से उत्तेजित नहीं होता तो उसमें आवश्यक प्राकृतिक चिकनाई पैदा नहीं होती। फ्रिक्शन यानी सूखी रगड़ होती है। इससे शरीर के अंगों में सूक्ष्म चोटें या माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं जो गंभीर संक्रमण का कारण बनते हैं। अगर मैं ऐसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी के इंजन में मिलावटी और तेज जलने वाला ईंधन डाल दिया जाए। हाँ, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। हम उस इंजन को उसकी प्राकृतिक क्षमता से कहीं ज्यादा तेज दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर के लिए शायद वो गाड़ी बहुत तेज भागेगी, लेकिन उसमें घर्षण इतना बढ़ जाएगा कि अंततः वो इंजन पूरी तरह से सीज हो जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा। शरीर के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। यह तुलना सटीक बैठती है। ये नशा और ये जबरदस्ती केवल अंगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि WHO के आंकड़े बताते हैं कि ये स्टैमिना बूस्टर सीधे हमारे दिल और लिवर पर प्रहार करते हैं। बाप रे! रिश्ते की नींव होती है। सामाजिक मूल्यों में गिरावट, तकनीक द्वारा रिश्तों का आउटसोर्स होना और अंततः शरीर और दिमाग का मशीनों की तरह टूटना। इन सभी गंभीर चेतावनियों के बाद मूल लेख इस टूटते हुए व्यवस्था को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम भी तो सुझाता है ना? बिल्कुल सुझाता है। डॉक्टर सिंह का लेख इसे बचाने के लिए एक हॉलिस्टिक या कहें समग्र रास्ता अपनाता है। इसका सबसे पहला चरण है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। स्कूलों वाली शिक्षा? हाँ। लेख तर्क देता है कि स्कूलों में केवल गणित या विज्ञान पढ़ाना काफी नहीं है। बच्चों को बुनियादी स्तर से ही पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों की जिम्मेदारी और मानवीय भावनाओं को संभालने की शिक्षा दी जानी चाहिए। वो तो बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समाधान है आध्यात्मिक ज्ञान की ओर वापसी। आध्यात्मिक ज्ञान। आधुनिक विज्ञान और तकनीक की इस चर्चा में अध्यात्म का आना थोड़ा चौंकाता है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान से असल में क्या मतलब है उनका? देखिए, लेख स्पष्ट करता है कि अध्यात्म का अर्थ किसी विशेष धर्म को थोपना नहीं है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल, कुरान या गीता।
मूल बात यह है कि इंसान का किसी सुप्रीम पावर या उच्च शक्ति के साथ जुड़ना जरूरी है। लेकिन इसका रिश्तों से क्या लेना देला? इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। जब इंसान मानता है कि वो किसी बड़ी सत्ता के प्रति जवाबदेह हैं, तो उसके अंदर एक नैतिक अनुशासन आता है। यह आध्यात्मिक जुड़ाव इंसान के अहंकार को कम करता है, जो कि व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा इलाज है। अच्छा, इस तरह से? इसके अलावा लेख में संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिलीज को दोबारा जिंदा करने की वकालत भी की गई है। तर्क यह है कि साझा घर तनाव को कम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक सवाल है। आज के इस डिजिटल और तेज दौड़ते जीवन में जहां लोग करियर के लिए दुनिया भर में भाग रहे हैं, क्या संयुक्त परिवार में लौटने का ये विचार सच में व्यावहारिक है? स्रोत ये भी सुझाव देता है कि मिलेट यानी मोटा अनाज खाएं और टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करें। हाँ, तो क्या ये सब बीते हुए कल की एक मीठी याद, महज एक नॉस्टैल्जिया नहीं लगता? सतही तौर पर देखने पर यह सब पुराने दिनों की याद जैसा लग सकता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को समझें, तो ये एक बहुत ही व्यावहारिक रीसेट बटन है। रीसेट बटन? वो कैसे? आहार की ही बात करें तो मिलेट या प्राकृतिक भोजन शरीर के गट माइक्रोबायोम को ठीक रखता है, और इसका सीधा असर इंसान के हार्मोनल संतुलन और मानसिक शांति पर पड़ता है। और शांत दिमाग वाले इंसान बेहतर रिश्ते बनाते हैं। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो रिश्तों पर पड़ने वाला अनावश्यक दबाव कम हो जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं कर रहा है, बल्कि आहार, दिनचर्या और तकनीक के संतुलित उपयोग को एक साथ जोड़कर इंसान की जड़ों को मजबूत करने की वकालत कर रहा है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में लेख सचेत प्रेम या कॉन्शियस लव की अवधारणा भी पेश करता है। युवाओं को ये सिखाना कि जो आनंद अंदर से खाली है, वो शरीर और दिमाग दोनों को खोखला कर देता है, जबकि ऐसा प्यार जिसमें आध्यात्मिक और गहरा जुड़ाव हो, वो इंसानी घावों को भरता है। एकदम सही। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि तकनीक को मानवीय जीवन में एक उपकरण या टूल के रूप में ही रहना चाहिए। जिस दिन तकनीक परिवार और इंसानी रिश्तों का विकल्प बनने लगेगी, उस दिन समाज अपनी बुनियादी इंसानियत खो देगा। डॉक्टर हरनेक सिंह के उस अंतिम विचार को दोहराना यहाँ बहुत प्रासंगिक होगा। उन्होंने लिखा है, प्यार के बिना अंतरंगता बिल्कुल वैसी ही है जैसे बिना पोषण के भोजन खाना। ये थोड़ी देर के लिए शरीर को भर तो देता है, लेकिन अंततः उसे कमजोरी छोड़ देता है। बहुत ही गहरी लाइन है ये। वाकई, तकनीक शानदार मशीनें बना सकती है, वो हमें सुविधाएं दे सकती है, लेकिन वो किसी आत्मा को नहीं पाल सकती। यही कारण है कि मानव सभ्यता की इस आध्यात्मिक और सामाजिक नींव यानी विवाह और परिवार को सहेज कर रखना कोई पुरानी परंपरा ढोना नहीं है, बल्कि ये इंसान प्रजाति के भविष्य को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी शर्त है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जानकारी की इस तेज दुनिया में जो चीज हमें इंसान बनाती है, उसे बचाने के लिए हमें सचेत प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, ये अपने आप नहीं होगा। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद सोचने के नजरिए को ही बदल दे। बताइए। पूरी चर्चा में ये बात सामने आई कि कैसे तकनीक और एआई इंसानी रिश्तों की नकल कर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में हम एक ऐसा सुपर एआई बना लें जो इंसान के भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव की 100% सटीक नकल कर सके। बाप रे! तो क्या तब मानव संपर्क की ये पवित्र नींव कोई मायने रखेगी, या फिर आत्मा और चेतना की हमारी परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये सच में बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।